थर्ड यूनिट जो है थर्ड चैप्टर नहीं मिला। सब लिखा हुआ है लगातार। अच्छा भेज दे रहे हैं फिर से आपको। एक मिनट डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ यस अभिषेक। हाँ देखते हैं चैप्टर 3 दैट इज पावर्टी। पावर्टी समझते हैं आप। पावर्टी कहते हैं गरीबी, हिंदी में शुद्ध शब्द है निर्धनता, धन की कमी। इंट्रोडक्शन। In the previous chapter, we viewed human beings as active resources of production. लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं जो कि एक्टिव रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये एक्टिव हैं, गतिशील है, इनमें बदलाव हो सकता है, ये अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अभी तक हमने पढ़ा समझा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल बनता है, क्या प्रोसेसेस होता है, उसमें क्या हमें करना पड़ता है, ये सब हमने डिटेल में समझा। अब हम ह्यूमन रिसोर्स को स्टडी करेंगे, यानी ह्यूमंस को स्टडी करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स। इफ अ मैन इज नॉट एबल टू मीट हिज मिनिमम नीड्स टू लीड हिज लाइफ, he is known as a member of particular class and and the identity of that class shows poverty। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इफ a man is not able to meet his minimum needs to lead his life, he is
known as a member of particular class and the identity of that class shows poverty। ये एक पुअर पर्सन का डेफिनेशन है कि कोई मनुष्य जो है अगर अपने जीवन का जो सबसे बेसिक, सबसे जो आवश्यक, ज़रूरी, जो सबसे बेसिक है, उन नीड्स को भी अगर पूरा नहीं कर पाता है तो कहा जाता है कि वो एक ऐसे वर्ग को ऐसे ग्रुप का मेंबर है, ऐसे क्लास का मेंबर है। क्लास का मतलब होता है ग्रुप, और जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक उसको क्या कहते हैं कि वो जो क्लास है वो पुअर है, यानी वो पुअर क्लास को बिलोंग करता है, यानी ही इज़ अ पुअर मैन एंड ही इज़ फेसिंग पॉवर्टी, वो गरीबी का शिकार है। तो क्या डेफिनेशन है कि इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिज मिनिमम नीड्स टू लीड हिज लाइफ, तो ही इज नोन एज अ पुअर पर्सन और ही बिलोंग्स टू अ क्लास विच हैज द आइडेंटिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन क्लियर हो गया। बिहार in comparison to other states is a backward state and most of the people here live in villages। हालांकि अब हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है पहले से कि बिहार को अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो ये एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसके ज़्यादातर लोग जो है गांव में रहते हैं। Since their income is meager, they are unable to meet their minimum needs and always suffer from poverty। कहा जा रहा है क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम, मीगर मतलब बहुत कम, उनकी आमदनी बहुत कम होती है, तो दे आर अनएबल टू मीट देयर मिनिमम नीड्स, वो अपनी जीवन की जो बेसिक, जो सबसे ज़रूरी भी आवश्यकताएं, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमेशा गरीबी के शिकार होते हैं, गरीबी में डूबे रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस पॉवर्टी लाइन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा, यानी एक लाइन है, उस लाइन के एक तरफ जो लोग हैं वो गरीब माने जाते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो लोग गरीब नहीं माने जाते हैं। तो वो लाइन जो है जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं या निर्धनता रेखा कहते हैं, तो उस लाइन को बारे में समझेंगे कि क्या होता है वो लाइन, पॉवर्टी लाइन। फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हम लोग समझेंगे कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या क्या है, यानी गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं, एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन डिटेल, और साथ ही साथ गरीबी के हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए क्या जो है कदम उठाए गए हैं देश में, राज्य में, उनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। इन डिटेल वी विल स्टडी। तो तीन चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी चैप्टर में, पॉवर्टी लाइन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड द पॉवर्टी मेजर, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी जो गरीबी के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बगल में एक फोटोग्राफ है और उसके बगल में बॉक्स में डेफिनेशन आप देख सकते हैं पॉवर्टी का। इन इंडिया, पॉवर्टी मीन्स द सिचुएशन इन विच अ मैन इज नॉट एबल टू अर्न एनफ टू मीट मिनिमम नीड्स फॉर हिज लाइफ। भारत में गरीबी का डेफिनेशन दिया जाता है कि जब एक व्यक्ति की कमाई इतनी कम हो कि वो अपने जीवन की जो बहुत ही बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि वो गरीबी का शिकार है या वो गरीब है, निर्धन, ही इज़ पुअर और ही इज़
suffering from poverty. In picture 3.1, the poverty of a family in a village has been illustrated. तो ये जो पिक्चर आपके सामने है 3.1, इसमें एक गांव के परिवार की गरीबी को दिखाया गया है. It is obvious from the picture that due to poverty, people suffering from hunger and thirst still have hope for getting food. तो ये हम इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि जो लोग गरीबी के शिकार हैं और गरीबी के कारण जो भूख के शिकार हैं, प्यास के शिकार हैं, उनमें भी आशा होती है कि हमें अच्छा भोजन मिल सकता है, अच्छा खाने के लिए पीने के लिए कुछ मिल सकता है. जो लोग गरीबी के शिकार हैं, जो गरीब हैं, उनमें भी ये आशा होती है कि जो है हम बेहतर खाना हमें मिल सकता है. हालांकि भूख का शिकार हैं, वो भूख से पेट दुखता है या प्यास लगी रहती है और गरीबी है, इतना पैसा नहीं कि खरीद के खाना खा सकें. तो लेकिन उनमें भी एक इच्छा, एक चाह होती है कि हमें भी काश भरपेट खाने के लिए भोजन मिलता. तो गरीबी होती है उनमें, लेकिन उनमें एक चाह होती है कि काश हमें भी खाने को अच्छे से मिलता, कुछ ऐसा कर पाते कि हमें भी भरपेट खाने को मिलता. Now objective. The main purpose of this chapter is to tell you the meaning of poverty, the causes, solution, types and its vicious circle, and make you acquainted with various dimensions of poverty. इस जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि हम पॉवर्टी के बारे में समझें कि गरीबी या निर्धनता क्या होती है, इट्स कॉजेज, इसके क्या कारण हैं, सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन है, टाइप्स, क्या क्या प्रकार के होते हैं, एंड इट्स विशियस सर्किल, और इसका जो एक कुचक्र है, ऐसा एक चक्र है जिसमें आदमी फंस जाता है और बहुत तकलीफ पाता है. विशियस सर्कल एंड मेक्स यू एक्वेंटेड विथ वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, और ये आपको जो है गरीबी के कई अलग अलग जो पहलू होते हैं, जो रूप होते हैं, उनसे आपको जानकारी कराना चाहता है. इन दिस चैप्टर द पॉवर्टी ऑफ बिहार विथ डेटा इन डिटेल हैज़ बीन डिस्कस्ड. इस चैप्टर में हमने बिहार की गरीबी की जो हालत है उसको हमने आंकड़ों के साथ साथ डिटेल में देखा है, पढ़ा है, पढ़ेंगे. Various anti-poverty measures taken by center as well as state have been unveiled. तो यहाँ राज्य की बात करें तो यहाँ गरीबी को दूर करने के लिए कई योजनाएं जो कि सेंटर गवर्नमेंट से भी और राज्य स्तर के राज्य सरकार द्वारा भी उठाए गए, ऐसे जो है कदम यहाँ ऐसे उठाए गए, शुरुआत कर दिए गए. Several efforts are being made by government for eradication of poverty. और सही बात है, सरकार चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेशन मतलब क्या, ख़त्म करना, तो ख़त्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं. So our main purpose is to deal with the efforts made at government level for the elimination of poverty. But our main purpose is not to leave this job only for the government. It is also to make you know how poverty should be eradicated by non-government organization. कहा जा रहा है कि गरीबी दूर करने के लिए जो है सरकार बहुत से प्रयास कर रही है,
और हमारा जो लक्ष्य है कि हम सरकार के प्रयास में उसका मदद करें, उसके लिए काम नहीं छोड़ दें बल्कि उसमें इसका मदद करें सरकार का, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत कुछ है पहले से। तो हमें सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ ये जो इसका लक्ष्य है कार्यक्रम का, ये हमें भी ये बताने समझाने के लिए है कि कैसे गरीबी को समाज से हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है। In our daily life, we come across many people who we think are poor. हमारे डेली लाइफ में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं बेचारे। They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded झुग्गीज in cities. कई बार हमें लोगों को देख के थोड़ा दया आती है, तरस आता है कि कितने गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग गांव में हम देखते हैं, जो ऐसे मजदूर हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको देख के हमें ऐसा कई बार तरस आता है। या शहरों में भी जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको देख के हमें दया आती है कि देखिए भाई कितनी बुरी हालात में रहते हैं, कितने मुश्किल से रहते हैं, बेचारे गरीब हैं। तो ऐसा हम देखने को मिलता है। They could be daily wage workers at construction sites और child workers in ढाबास। तो जिन लोगों को हम झुग्गियों में रहते हुए देखते हैं, वो हो सकता है कि वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ रोज के दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हों, या जो है ढाबे वगैरह में काम करने वाले बाल मजदूर हों, ऐसे लोग। They could also be beggars with children in tatters. या वो भिखारी भी हो सकते हैं जो जिनके बच्चे फटे हुए चिथड़े कपड़े पहने रहते हैं, चिथड़ों में रहते हैं। टैटर्स का मतलब हुआ चिथड़े, फटे हुए कपड़े। We see poverty all around us. हम गरीबी को अपने चारों तरफ पाते हैं। In fact, every fourth person in India is poor. अगर आंकड़ों की बात कही जाए तो इंडिया में जो है हर चौथा आदमी जो है वो गरीब है। दिस मीन्स रफली 26 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हर 4 में से 1 आदमी जो है वो गरीब है, तो हम रफली ये मान सकते हैं कि 26 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वो गरीब हैं। भाई 4 में से 1 गरीब है और 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो चुकी है, तो यानी गरीबों की संख्या कितनी हो गई? 25 करोड़ से ऊपर हो गई, यानी 26 करोड़ रफली मान सकते हैं। This also means that India has the largest single concentration of poor in the world. और इससे ये भी समझ में आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों रहते हैं पूरे दुनिया में। अगर कहें कि एक साथ रहने वाले सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। So it has been a great challenge for the whole country even after a long period of independence. ये हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या रहा है आज़ादी के बाद से ही। जो गरीबी का समस्या रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या रही हमारे लिए।
अब इसमें हमारे सामने दो केस स्टडी हैं, यानी दो गरीबी के शिकार लोगों के बारे में हमें समझना है। दो हालात लिए गए हैं, एक शहर में एक गरीब व्यक्ति का हालात लिया गया है और एक किसी गांव के गरीब व्यक्ति का हालात लिया गया है। दोनों में किस तरह का सिचुएशन उनको फेस करना पड़ता है ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे इनके केस स्टडी के माध्यम से। 1 मिनट लाइन पर रहे। हाँ, तो दो तरह के गरीबी के शिकार, एक जो है जो व्यक्ति गांव में गरीबी का शिकार है और एक व्यक्ति जो शहर में गरीबी का शिकार है। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है जो है 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, यानी शहर में जो है गरीबी किस तरह की होती है उसका एक केस हम लोग देखेंगे। द स्टोरी ऑफ राम पुकार। किसी राम पुकार नामक एक व्यक्ति है, एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है, एक नाम ले लिया गया है राम पुकार, उसकी कहानी है। देखिए, 35 years old राम पुकार works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Patna in Bihar। एक राम पुकार व्यक्ति है जो कि 35 साल की उम्र है उसकी, और वो पटना के नज़दीक किसी आटे की मिल में काम करने वाला, दिहाड़ी पर, डेली वेज पर काम करने वाला मजदूर है, आदमी। Whenever he finds job, he manages to earn around ₹1500 a month। जब भी उसे काम मिलता है तो वो महीने का 1500 रुपया कमा पाता है। This money is not enough to sustain his family of 6, including his wife and 4 children aged between 6 months and 12 years। तब ये जो पैसा है 1500 रुपया महीना जो वो कमाता है, ये एक 6 व्यक्तियों के परिवार का जो है वो पालन पोषण करने के लिए ठीक नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, जिसमें कि वो है, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे हैं, जो बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 12 वर्ष तक का है। He has to send money home to his old parents who live in a village near जहानाबाद। साथ ही साथ उसको कुछ जो पैसा है वो घर पर अपने बूढ़े माँ बाप को भी भेजना पड़ता है, जो कि जहानाबाद शहर के नज़दीक किसी गांव में रहते हैं। His father, a landless laborer, depends on Ram Pukar and his brother who lives in Ara। तो उसके पिताजी जो कि एक बिना मतलब जमीन वाले मजदूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे मजदूर हैं, तो वो राम पुकार और उसके भाई पर निर्भर है। भाई जो इसका आरा में रहता है, तो ये 2 भाई हैं राम पुकार, तो दोनों भाइयों पर ही वो निर्भर है, इसके पिताजी जो है। राम पुकार लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस
in a crowded basti in the outskirts of the city. राम पुकार जो है शहर के बाहरी हिस्से में एक भीड़ भाड़ वाले झुग्गी बस्ती में एक रूम का किराए का, मतलब एक कमरे वाला, यानी एक कमरा लिया हुआ है बेसिकली, झुग्गी जो एक कमरा है उसमें किराए पर लिया हुआ है, उसमें रहता है। It is a temporary shack built of bricks and clay tiles. ये जो है एक टेम्पररी झोपड़ी है जो कि ईंट और जो है मिट्टी की बनी हुई है। His wife Radha Devi works as a part-time maid in some houses and manages to earn another ₹800. उसकी पत्नी राधा देवी जो है वो भी जो है खाली समय में मेड का काम करती है कुछ घरों में, और जो है 800 रुपये कमा कर ला पाती है। The family of Ram Pukar manages a meager meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them. तो राम पुकार के जो परिवार है वो दिन में 2 बार एक साधारण जो है थोड़ा सा खाना दाल और चावल खा पाता है, बट कभी भी सबके लिए भरपेट खाना नहीं रहता है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another ₹300. उसका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चाय दुकान में हेल्पर का काम करता है ताकि अपने परिवार का जो आमदनी है उसमें 300 रुपया और वो कमा पाता है। His 10-year-old daughter takes care of younger siblings. उसकी 10 साल की जो बच्ची है वो छोटे और जो है भाई बहन का देखभाल करती है। None of the children go to school. कोई भी बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं। Each of them has only 2 pairs of old and torn clothes. सबके पास सिर्फ 2 जोड़ी पुराने फटे कपड़े हैं। Wearing shoes is a luxury. उनके लिए जूता पहनना बड़े ही मतलब एक लग्जरी मतलब ऐश की बात है, जो मतलब वो कर नहीं सकते हैं। सामान्यतः जूता वो नहीं पहन सकते हैं, ये उनके लिए संभव नहीं है। The younger kids are undernourished. जो छोटे बच्चे हैं वो जो है कमज़ोर हैं, कुपोषित हैं। They have no access to health care when they fall ill. और जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं होता है। तो ये जो है ये राम पुकार की कहानी है। तो इसमें एक डायलॉग लिखा हुआ है दोनों माँ बेटी के बीच में जो है, और पत्नी के बीच में। पत्नी कहती है पति को, राम पुकार को, आफ्टर पेइंग हाउस रेंट नो मनी इज़ लेफ्ट फॉर ओल्ड पेरेंट्स इन द विलेज। कि यहाँ इस झुग्गी का किराया देने के बाद जो है पिताजी लोग को भेजने के लिए कोई पैसा बचता नहीं है। और बेटी कहती है माँ से कि अम्मा यू कम सो लेट, भैया हैज़ गॉन फॉर वर्क विदाउट फूड। तुम माँ काम करके इतना देर से आई हो कि भैया जो है बिना खाए हुए काम पर चला गया। ये है एक शहर के एक गरीब व्यक्ति राम पुकार की कहानी। दूसरा है रूरल पॉवर्टी, यानी गांव क्षेत्र में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी। द स्टोरी ऑफ राजेंद्र सिंह। एक राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की कहानी है। राजेंद्र सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इस्लामपुर, नालंदा इन बिहार। राजेंद्र सिंह जो है नालंदा ज़िले के एक इस्लामपुर गांव का बिहार के रहने वाला है। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड। उसके परिवार के पास कोई भी ज़मीन नहीं है।
सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स, तो वो लोग, उसके परिवार जो है वो बड़े किसानों के लिए जो भी है काम करते रहते हैं। ऑड जॉब्स मतलब जैसा काम मिला वो कर दिया, कोई रेगुलर वर्क नहीं है। वर्क इज एरेटिक एंड सो इज द इनकम, कामकाज जो है कोई मतलब रेगुलर नहीं है, कभी मिला कभी नहीं मिला, एरेटिक है, और इसलिए आमदनी भी उसी हिसाब से, जब काम मिला तो कुछ पैसे मिले, नहीं तो नहीं मिले। एट टाइम्स ही गेट्स पेड ₹60 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, कभी कभी पूरे दिन भर के कड़ी मेहनत के लिए उसे 60 रुपये मिल जाते हैं। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड, लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू आउट द डे, पर अक्सर जो है वो उसे कुछ वो वस्तुओं में मिलता है उसका मजदूरी, जैसे कि गेहूं का कुछ किलो गेहूं या दाल या सब्जियां जो है मिलती है जब वो खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करता है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 8 लोगों का परिवार जो है वो हमेशा दो बार का भोजन भी एक दिन में नहीं कर पाता। राजेंद्र सिंह लिव्स इन अ हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, राजेंद्र सिंह एक झोपड़ी में रहता है गांव के बाहरी हिस्से में। द वीमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, जो महिलाएं हैं परिवार की वो दिन भर चारा काटने और बाहर से जंगल से जलावन लकड़ी जो है वो लाने का काम करती हैं। His father, a TB patient, died 2 years ago due to lack of treatment. उसके पिताजी जो एक टीबी के बीमार थे, रोगी थे, वो 2 साल पहले बिना इलाज के उनकी मौत हो गई। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. उसकी माँ भी जो है उसी बीमारी से ग्रसित हैं और धीरे धीरे उनका भी जान निकल रहा है शरीर से, कमज़ोर होकर। Although the village has a primary school, राजेंद्र सिंह never went there. हालांकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन राजेंद्र सिंह कभी वहां गया नहीं। He had to start earning when he was 10 years old. जब वो 10 साल का था मात्र तभी से उसे कमाना पड़ा। They could get new clothes once in a few years. तो कुछ साल में एक बार नया कपड़ा वो लोग खरीद पाते हैं। Even soap and oil are a luxury for the family. सोप यानी साबुन और तेल भी अफोर्ड कर पाना उनके लिए बड़ी बात होती है, वो कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ जो है इसका एक डायलॉग लिखे हुए है कि वुड आई एवर बी एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर माई फैमिली। राजेंद्र सिंह सोच रहा है कि क्या मैं अपने परिवार के लिए कभी भी नए कपड़े खरीद पाऊंगा क्या। तो ये 2 कहानी है, एक गांव में रहने वाले राजेंद्र सिंह की और एक शहर में रहने वाले राम पुकार की। These 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty. ये 2 जो टिपिकल केस है मतलब अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये गरीबी के कई पक्ष हमें दिखाते हैं, कई पहलू हमें दिखाते हैं। They show that poverty means hunger and lack of shelter. ये हमें दिखाते हैं कि गरीबी का मतलब भूख है और गरीबी का मतलब है कि रहने का ठिकाना अच्छा नहीं होता है। It is also a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. गरीबी एक ऐसी हालत है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या बीमार होने पर जो है उनका इलाज नहीं हो पाता है। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. गरीबी का मतलब होता है कि ना तो सफाई होगी और ना साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। It also means lack of a regular job at minimum decent level.
और इसका मतलब ये भी है कि कभी भी कोई कम से कम मजदूरी पर भी एक अच्छा ठीक ठाक जो है काम वो नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को नहीं होता उनके पास। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ इंसल्ट एंड इंजरी। इन सब के ऊपर मोटे तौर पर कहा जाए तो इस गरीबी का मतलब होता है अपमान और दुख के साथ, पीड़ा के साथ जीवन जीना। दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, और उनके साथ हर जगह बुरा बर्ताव किया जाता है। इन फार्म्स, खेतों में, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सरकारी दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, एट्सेट्रा। तो सब जगह उनसे एक बुरा बर्ताव किया जाता है, अपमानित किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। तो साफ स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी की हालत में नहीं रहना चाहेगा। The biggest challenge of independent India is to bring its millions of people out of abject poverty. और हमारे आज़ाद देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है कि हमारे लाखों लोग जो गरीबी के जो है घर, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी जो है, ऐसी गरीबी के चपेट में है, उनको गरीबी के जाल से बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी समस्या आज़ाद देश की है। The father of nation, Mahatma Gandhi, always insisted that India would be truly independent only when the situation of poorest of its people is improved. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था और कहते थे कि देश सच्चे मायनों में आज़ाद तभी होगा जब इसके सबसे गरीब व्यक्ति की हालत भी जो है सुधर जाएगी, तभी देश सच्चे मायने में आज़ाद कहा जाएगा। तो ये था पॉवर्टी का एक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पॉवर्टी एंड what situation is faced by people when they are poor, what government is doing, what is our duty, and what is the situation of life of poor people in villages and in cities। तो इसको आप जो है थोड़ा समझ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं लास्ट चैप्टर के उसको कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा थ्योरी पार्ट शुरू हो जाएगा जो है पॉवर्टी के बारे में, जो कि टाइम लेगा समझने में थोड़ा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हमारा चैप्टर है, क्योंकि जैसा अभी आपने देखा कि गरीबी ही आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या थी। लोग इतने गरीब हालात में थे, उनको कैसे गरीबी की हालत से बाहर निकाला जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी सरकारों की। और आज भी जो है ये समस्या है, हालांकि हाँ उस तरह की नहीं। आज काफ़ी लोगों को कामकाज है, कमाते हैं। हाँ, अभी भी वो अपनी इच्छाएं पूरी सब लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग हैं अभी भी गरीबी के शिकार। तो अभी भी उनके प्रति हमारा दायित्व है। तो कैसे इन सब को हम दूर कर सकते हैं, क्या होती है गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी, कैसे जो है लोग इसके चपेट में आ जाते हैं और निकलने के क्या उनके प्रयास हो सकते हैं, गरीबी से निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको एक बार रीडिंग करने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है इकोनॉमी का। तो अब जो है आपको थोड़ा सा थ्योरी काफ़ी मिलेगा। तो थ्योरी है तो उसको पढ़ना, याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन है या कंसेप्ट है, जो भी है उन सबको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए एक आध बार आप कोशिश करेंगे इसको रीडिंग कर लेने की, ठीक है। रीडिंग करके रहेंगे तो बेहतर होगा समझने में। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।